संबंधित तकनीकों का प्रयोग होता था, एक्सपेरिमेंट होता था। सत्याग्रह शब्द का इजाद भी हुआ और सत्याग्रह की तकनीकों का वो अपने समर्थकों के ऊपर प्रयोग करते थे। सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह जैसा कि शब्द से समझ में आता है, सत्य का आग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ है हम अगर किसी बात के लिए ये आश्वस्त है कि हम उस बात को लेकर सही हैं, अगर हम सत्य बोल रहे हैं, अगर हम सत्य के साथ हैं, तो हमको सामने वाले को आग्रह करना चाहिए कि वो भी सत्य को माने, न कि हम उसके ऊपर दबाव डालें, किसी प्रकार की हिंसा करें, किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव डालें, उसको विवश कर दें कि वो भी हमारी तरह सत्य को स्वीकार करे। और ये सत्याग्रह की तकनीक भारत के आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में एक नींव की ईंट बन गई, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। और ये तकनीक न केवल भारत में बल्कि आने वाले कई देशों की आजादी की लड़ाई में उपयोग की गई, कई देशों के मानवाधिकार समूहों के द्वारा इसका उपयोग किया गया। तो सत्याग्रह शब्द आ गया 1906 से, और यहां से महात्मा गांधी सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने लगेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। क्या मुद्दे थे जिसमें महात्मा गांधी लड़ रहे थे? मुख्यतः 3 मुद्दा था जो महात्मा गांधी को प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में 3 मुख्य मुद्दे थे। पहला क्या था कि जो गिरमिटिया बोलते थे, गिरमिटिया, तो जो गिरमिटिया मजदूर रहते थे, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर जो रहते थे उनको पासबुक रखनी पड़ती थी। पासबुक मतलब एक प्रकार का आई कार्ड था। अगर पासबुक नहीं रखे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा था कि जो भारतीय तरीके से शादी किया है, अब भारतीय शादी को अवैध घोषित कर दिया न्यायालय ने। भारतीय शादी को अवैध घोषित कर दिया, मतलब गैर ईसाई तरीके से शादी किए तो अवैध। वेरी इनटॉलरेंट ना। भारतीय शादी अवैध घोषित कर दी गई। और तीसरा कारण क्या था कि इनके ऊपर अनुचित कर लगाया जाता था। एक तो आय वैसे भी कम होती थी, ऊपर से इनके ऊपर अनुचित टैक्स लगाया जाता था। अब गांधी के पास हथियार है, नटाल इंडियन कांग्रेस है, फिनिक्स आश्रम है, टॉलस्टॉय फॉर्म है और सत्याग्रह है। इन तरीकों का इस्तेमाल करके अब गांधी जी अंग्रेज सरकार के खिलाफ टूट पड़ेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा से, अपनी संगठन शक्ति से, अपने सत्य और अहिंसा से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। और वर्ष 1914 में जाके अंग्रेजों को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। ये तीनों मांग जो थी, ये 1914 में ये तीनों चीजें जो थी वो क्या कर दी गई? वापस ली गई। ठीक है, ये तीनों चीजें वापस ले ली गई। तो गांधी जी कम नहीं थे। एक बार उनका पासबुक जब मांगे तो गांधी जी के पास पासबुक नहीं था, तो उनके ऊपर कार्यवाही कर दी। गांधी जी बाहर निकले और कई हजार मजदूरों को लाके इकट्ठा किए और उसके बाद सबकी पासबुक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जलवा दिए। तो बहुत बड़े नेता थे ना, वो जानते थे नेतागिरी कैसे करना है। ठीक है, तो 1914 में ये तीनों चीजें वापस ले ली गई। अब गांधी को भी ये था कि भाई हम तीनों वापस ले रहे हैं और आपको अपना आंदोलन वापस लेना है, आप अपनी जगह वापस चले जाओ। गांधी को भी लगा कि ठीक है, मैंने बहुत काम कर दिया, ये जो अन्याय था, अनुचित हो रहा था, उसको मैंने बंद करवा दिया। ये करवाने में गांधी को कितना साल लग गया? यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जो गांधी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 24 साल हुआ ना, 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनको यहां आते आते 1915 में ये वापस भारत आएंगे। तो 1915 होते होते इनकी उम्र 45 साल की हो गई। 45 साल की उम्र में गांधी वापस भारत आएंगे। ठीक है, तो इतना कहानी आप लोगों को क्लियर है?
अब क्या होगा, अब गांधी जब भारत आएंगे 1915 में, तो वो दिन 9 जनवरी 1915 है। और 9 जनवरी 1915 भारत में क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी एक प्रवासी भारतीय थे ना। वो प्रवास पे दक्षिण अफ्रीका गए थे, हालांकि प्रवास बहुत लंबा था, तो वो प्रवासी भारतीय थे। अच्छा, आप लोगों को प्रवास और अप्रवास शब्द का अर्थ पता है? प्रवासी और अप्रवासी का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट और इमिग्रेंट, ठीक है। प्रवासी मतलब जो प्रवास पर कहीं गया और वापस आएगा, है ना। और अप्रवासी मतलब जो दीर्घकालीन प्रवास के लिए चला गया है, एक बहुत लंबे समय तक वो प्रवास में है, कई पीढ़ियां हो गई भारतीयों की, वो अप्रवासी भारतीय कहलाएंगे। और अभी कोई गया है वहां पर कुछ साल के लिए जॉब कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, वो प्रवासी भारतीय कहलाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि 1915 में जब गांधी भारत आए, भारत वापस आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? गांधी वापस आए तो एक पॉपुलैरिटी के साथ आए, एक स्ट्रेचर लेके आए, एक उनका ओहदा था राजनीतिक। लेकिन जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो इनका कोई नाम नहीं था, ये एक बेरोजगार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत आने के बाद इनकी परिस्थितियां दूसरी थी, इनके पास दो चॉइस थी वापस आने के बाद, एक थी नरम दल और एक थी गरम दल। नरम दल और गरम दल दोनों को गांधी ने ज्वाइन नहीं किया। अब गरम दल को ज्वाइन नहीं किया, ये तो समझ में आता है कि भाई गरम दल तो वैसे ही इनके लिए कैंसल है। क्यों कैंसल है? क्योंकि गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? अहिंसा में विश्वास रखते थे। लेकिन नरम दल क्यों नहीं ज्वाइन किया? नरम दल और अहिंसा थोड़ा मिलता जुलता शब्द लगता है ना, लेकिन नहीं, गांधी ने अपनी अहिंसा को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि मेरी अहिंसा का मतलब डर भय नहीं है, मैं अहिंसा के कारण अपनी बात किसी के सामने न रखूं, यह नहीं हो सकता। इसलिए गांधी की अहिंसा कभी अकेले नहीं चलती, ये हमेशा किसके साथ चलती है? हमेशा किसके साथ चलती है? सत्य और अहिंसा। तो आप दोनों को जोड़ के देखिए, आप किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, आप किसी के विरुद्ध हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप सच बोल रहे हैं, तो अब ये दोनों को मिक्स कर दीजिए, सत्य और अहिंसा। आप भले उससे लड़ाई नहीं करेंगे, भले उससे आप मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने सच के साथ वहां खड़े रहेंगे। और अहिंसा इस स्तर की है कि अगर आपके ऊपर हिंसा की जाए तो भी आप उसका हिंसा से प्रतिकार नहीं करेंगे। यही गांधी की एक फेमस उक्ति आती है, अगर कोई मुझे एक गाल में चांटा मारता है तो मैं उसको अपना दूसरा गाल दे देता हूं। इन सब चीजों के बड़े गहरे अर्थ हैं, हम हल्के सेंस में भले इसमें मजाक कर देते हैं, लेकिन आगे मैं आप लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक कहानी सुनाऊंगा। सत्य और अहिंसा, तो ये गांधी जी का रास्ता था, इसमें नरम दल फिट नहीं बैठ रहा था, ये भी फिट नहीं बैठ रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत जुड़े हुए थे। जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो गोखले इनसे वहां मिलने जाते थे। उस समय तक गोखले का एक बड़ा नाम था, कांग्रेस के बड़े नेता थे, सक्सेसफुल लॉयर थे। तो जब गोखले से संपर्क गांधी जी का यहां होता है तो ये इनको एडवाइस करते हैं, गोखले एडवाइस करते हैं कि आप भारत को घूमिए। तो गांधी जी पूरे भारत की यात्रा करते हैं, भारत के गांव गांव में घूमते हैं, और यहां से गांधी की असली समझ विकसित होती है भारत के प्रति। जब गांधी आए थे तो वापस आते ही इन्होंने क्या बोला? भैया विश्व युद्ध एक चल रहा है, अंग्रेजों का साथ दो, विश्व युद्ध एक चल रहा है। अब उस समय इनको बोला गया भर्ती वाला सार्जेंट, बोला गया कि इसको भर्ती करवाने के लिए अंग्रेज लोग लेके आए हैं, कि भारतीयों को मरवाने के लिए भर्ती करवा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। जब गांधी भारत घूम के आएंगे तब उनकी भारत के विषय में समझ विकसित होगी, और वहां वो समझेंगे कि भारत की आत्मा वास्तव में कहां निवास करती है? गांव में निवास करती है।
वो गांव को देखेंगे, गांव की समस्या को समझेंगे, और उसके बाद वो अपना पूरा स्टाइल बदल देंगे। गांधी अपने सूट बूट टाई कोट सब त्याग देंगे। हम लोग ने गांधी को धोती कुर्ता में देखा है, मतलब उसको उनको जो केवल एक छोटा सा कपड़ा वो पहने रहते हैं धोती, ऊपर से गमछा लगाए रहते हैं, कई बार उनका शरीर ऊपर से ढका ही नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा है, तो उनको आदत है उनको वैसे ही देखने की। लेकिन उस समय का समाज अंग्रेज परस्त समाज था। अंग्रेज परस्त, उनके स्वतंत्रता आंदोलन तो हमारा चल रहा था साथ साथ, लेकिन हम लोग अंग्रेजों से इतना ज्यादा मतलब हम उनको इतना ज्यादा महान मानते थे कि भाई अंग्रेज सूट बूट पहन रहे तो हमको भी सूट बूट ही पहनना है, क्योंकि यही अच्छा वस्त्र होता है। भारतीय वस्त्र परिधान से बेहतर सूट बूट है। सभी सूट बूट पहनते थे, सभी अंग्रेजी बोलते थे, सभी छुरी कांटा से चम्मच से खाते थे, तो लोग उनको फॉलो करते थे। ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में लोग अंग्रेजों को फॉलो करते थे। अंग्रेजों जैसी बात करो, अंग्रेजी में बात करो, खाना खाओ उनके स्टाइल से, कपड़ा पहनो उनके स्टाइल से। तो गांधी ने इस मिथक को तोड़ा और एक साधारण भारतीय वस्त्र उन्होंने अपना लिया। अब गांधी के जीवन में भारत आने के बाद एक पहला जो आंदोलन उनके सामने आया, पहला जो चैलेंज आया, वो आया 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? बिहार की एक जगह है चंपारण, जहां पर किसानों के विरुद्ध जमींदारों का शोषण था, नील उत्पादक लोगों का शोषण था। यहां पर 3 कठिया पद्धति चलती थी, 3 कठिया पद्धति चलती थी, और 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को नील उत्पादन के लिए विवश किया जाता था। जब गांधी चंपारण सत्याग्रह में गए तो वहां गांधी ने जो किया, उसके बाद वहां की सरकार को, मतलब अंग्रेज सरकार को, अपना कायदा कानून वापस लेना पड़ा। अब ये अभी से बहुत आसान बात लगती है कि अरे गांधी इतने बड़े व्यक्ति थे और चंपारण सत्याग्रह में गए, तो वो अगर सक्सेसफुल हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भारत में ये आश्चर्यजनक बात थी कि एक व्यक्ति जो चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने जाता है, उसको अदालत के सामने खड़ा करके बोला जाता है कि आप अपना गुनाह, आप अपने जो शब्द है वापस ले लीजिए। और वहां पर वो बोलता है कि नहीं, आप चाहे तो मुझे जेल भेज दो, लेकिन मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं अपनी बात पे कायम हूं क्योंकि मैं सही हूं। ये बिहेवियर भारत के लिए थोड़ा नया था, ये नया टच था कि ऐसा निडर होके अपनी बात को रखना, अपनी बात पे खड़े रहना। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अब ये आंदोलन भी सफल रहा। उसके बाद हुआ 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह भी क्या हुआ? सफल हुआ। ये दोनों भी सफल हुए। तो भाई गांधी पहले ही 1915 में बहुत सारी पॉपुलैरिटी, बहुत सारी एक छवि लेकर के आए थे अपनी, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये सब को खत्म करवाया था। साउथ अफ्रीका में उनका एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा था। उसके बाद यहाँ आके बैक टू बैक उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। तो इन सब प्रारंभिक आंदोलनों से गांधी की छवि मजबूत हुई, लेकिन अभी भी गांधी किसी धारा को पकड़े नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये जो समय था, ये समय 1914 से लेकर 18 तक, ये वर्ल्ड वॉर 1 या प्रथम विश्व युद्ध का समय था। इस समय अंग्रेज लोग पहले विश्व युद्ध में थे, और उसी समय हमारे देश में होम रूल की मांग तेज हो गई। कौन सी मांग तेज हो गई? होम रूल की। तो 1916 में हमारे यहां होम रूल लीग बनाई गई, और होम रूल लीग के तहत होम रूल आंदोलन चला। स्वराज दो हमको। इसके हीरो थे तिलक। वो बोलते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया, 1919 में एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट। ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी, रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट को बोला गया बिना अपील, बिना दलील
और बिना वकील का कानून। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। इसके तहत पुलिस को अधिकार दिया गया, जिस पर भी शक हो, जिसको भी लगे कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, वो उसको अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार करके जितने समय तक चाहे रख सकती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं, इसके विरुद्ध आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो ये रोलेट एक्ट आया, तो रोलेट एक्ट का विरोध गांधी जी ने भी किया। तो इनका अगला कदम क्या था? रोलेट एक्ट सत्याग्रह, इसका विरोध करने के लिए गांधी जी प्लान किए। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई। तिथि है 13 अप्रैल 1919। इस दिन जालियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित था, यहां पर अंग्रेजों ने हजारों बेगुनाह भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होके सारा देश अंग्रेजों के विरोध में हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर और सर शंकर नायक, इन्होंने सर की उपाधि नाइटहुड जो होती थी उसको त्याग दिया। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया गया, जो कि उस समय मंत्री के समान माना जाता था, केंद्रीय मंत्री के समान। उस समय विरोध की एक ऐसी लहर चली पूरे देश में कि उस लहर से पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन निकल के सामने आया, और यह था असहयोग आंदोलन। यहां से असहयोग आंदोलन को एक लीडर की जरूरत थी, ऐसा लीडर जो सभी को एकोमोडेट कर सके, जो सभी के नजर में सर्वमान्य हो सके, जिसके ऊपर सबका भरोसा हो कि वो अंग्रेजों को चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्य से इसी बीच 1920 में तिलक का निधन हो जाता है, जिनके में ऐसी क्षमता थी। तिलक एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनके में वो क्षमता थी कि वो सबको जोड़ सकते थे। तो तिलक का निधन हो जाता है और अब देश के सामने एक ही ऑप्शन था, मोहनदास करमचंद गांधी। यहां से गांधी पूरे देश का नेतृत्व करते हैं असहयोग आंदोलन में। उस समय की यादें लोगों के लिए कहानी की तरह बन गई। बच्चे बच्चे अपना स्कूल छोड़ के, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, कोई अपनी वकालत छोड़ दिया, कोई